गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम मैथ्स का पीवाई क्वेश्चंस 2024 प्रथम पाली का वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 2 नंबर वाला शुरू करने जा रहे हैं। आप सबका आप सबका चैनल किशोर कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हम। इससे पहले वाले वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हुआ है। चलिए उससे आगे शुरू करते हैं। आप हमारे इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर है। 20 मिनट बाद 20 मिनट में इसके द्वारा तय की गई इसके द्वारा तय की गई क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए घड़ी है, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दिया हुआ है, कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो लगभग लगभग घड़ी का जो सुई होता है लगभग लगभग डायल को टच करता है। क्या है? सपोज कीजिए ये घड़ी की मिनट की सुई, इसकी लंबाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। लिखेंगे घड़ी की सुई की लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर। या आप कह सकते हैं त्रिज्यखंड की त्रिज्या R बराबर 15 सेंटीमीटर। और घड़ी की मिनट की सुई 20 मिनट में तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। आपको पता होना चाहिए ये जो डायल एक बार मूव करेगा घड़ी की मिनट की सुई तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो पूछ रहा है 20 मिनट में कितना क्षेत्रफल होगा, कितने डिग्री का कोण बनाएगा। क्योंकि 60 मिनट में कितना डिग्री का? 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए 1 मिनट में क्या हो जाएगा? 360 बटा 60 डिग्री का कोण बनाएगी। इसलिए कितना मिनट पूछ रहा है? 20 मिनट में। तो क्या हो जाएगा? 360 अब बटा क्या हो जाएगा? 60 गुना 20। 20 तिहाई 60, 3 से कट जाएगा कितना? 12 तिहाई 36। अर्थात घड़ी की जो सुई होगी, घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अब उससे सपोज कीजिए ये हमारा 120 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ थीटा बराबर कितना हो गया? 120 डिग्री। इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो थीटा का मान दिया हुआ है और आर का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो थीटा बटा 360 गुना क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 120 बटा 360 और पाई का मान होता है 22 बटा 7। पाई का मान आपका कितना होता है जी 22 बटा 7। ये हो जाएगा 22 बटा 7 और आर का मान है 15 गुना 15। ये कट जाएगा कितना 3 बार में, 3 से कट जाएगा ये कितना जी 5 बार में। ये आपका हो जाएगा 22 गुना 5 गुना 15 बटा 7। सबको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 22 बचे 110 और 110 को 15 से गुना करेंगे 22 गुना 5 गुना कितना है जी 15, 1650। ये आपका आ जाएगा 1650 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है। अप्रोक्स आ जाएगा 235 दशमलव कितना है जी 71 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्या होगा ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर दो पासे को क्या है, दो पासे को, अगला क्वेश्चन जो है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, एक साथ फेंका जाता है। कॉमा पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योग, पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योग 9 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता। 9 से बड़ी संख्या, 9 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, आने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए, जब दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, आपको पासे पता है, जो आप लीडो में आप खेलते हैं ना, वही आपका क्या होता है लीडो जो आप खेलते हैं, उसी में बड़े वाले को हम लोग क्या बोलते हैं पासा बोलते हैं। उस पासे पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 छह अंक होते हैं। अब कह रहा है दो डाइस को एक साथ उछाला जाता है, क्या है दो पासे को एक साथ उछालने पर तो दिया हुआ है, दो पासे को एक साथ उछालने पर प्राप्त अंक क्या होगा। तो हो सकता है 1 1 आ जाए, या 1 2 आ जाए, या 1 3 आ जाए, या 1 4 आए, 1 5 आए, या 1 क्या आ जाए 6 आए। उसी प्रकार 2 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, 2 4 आ जाए, 2 5 आ जाए, 2 6। उसी प्रकार 3 1 आएगा, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। उसी प्रकार आ जाएगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6।
उसी प्रकार आप बढ़ेंगे 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, उसी प्रकार आ जाएगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। जब आप दो पासे को एक साथ उछालेंगे तो इतना ही में से कोई एक आ सकता है। क्या होगा? ये टोटल आप देखेंगे तो टोटल कितना होगा? 36। अब इसमें कह रहा है उछालने पर क्या आना चाहिए? अंकों का योग 9 से बड़ा होना चाहिए। इसमें देखिए 1 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 6 और 1 7। यहां देखिए 6 और 3 को जोड़ेंगे 9। यहां देखिए 6 और 4 दोनों को जोड़े कितना आएगा? 10। 9 से बड़ा हो गया 1। उसी प्रकार आइए 5 और 5 को जोड़िए 10 आएगा। यहां देखिए 6 और 4 को जोड़िए 10, 6 और 5 को जोड़िए, 6 और 6 को जोड़िए और 6 और 5 को जोड़िए। कुल कितने होंगे? यहां आप लिखेंगे कुल अभिप्रयोगों की संख्या। कुल अभिप्रयोगों की संख्या। कुल अभिप्रयोगों की संख्या। कुल कितने परिणाम हुए? तो कुल कितना हुआ जी? 36। कितना है? 36। अब इस 36 में पासों के ऊपर आने वाले 9 से बड़ी संख्या तो लिखेंगे पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योग 9 से बड़ी संख्या होने की संख्या। अब देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। कुल कितने हो गए? 6। तो इसका प्रायिकता निकालना है। आपको पता है प्रायिकता बराबर अभिप्रयोगों की कुल संख्या जिसमें घटना घट रही है। अब बताइए 36 में 9 से बड़ी संख्या आने की संख्या कितना है जी? 6। कुल अभिप्रयोग कितना हो गया? 36। घटा दीजिए 6 एकम 6, 6 में 6 से गुना कर देंगे 36 अर्थात 1/6। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यही क्या आपका होगा? आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। के किस मान के लिए के किस मान के लिए के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y बराबर 3 का कोई हल नहीं होगा। किसका हल नहीं होगा? तो कोई हल नहीं होगा। तब हम लोगों को क्या निकालना है? के का मान निकालना है। किस परिस्थिति में? जब इस समीकरण का कोई हल नहीं है। किस स्थिति में निकालना है? कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस वाई बराबर 1 और के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y बराबर 3 का कोई हल नहीं होगा इस स्थिति में। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है आपके प्रश्न के अनुसार से। तो दिया हुआ है पहला समीकरण है के एक्स प्लस वाई बराबर 1। समीकरण क्या हो जाएगा आपका? 1। अगला है दूसरा है के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y बराबर कितना है जी? 3। समीकरण 2। चलिए आपको पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या है? ax प्लस बी वाई। अब यहां देखिए अगर हम लोग लिखते हैं ये ax प्लस बी वाई प्लस सी या बराबर सी,
यहां भी सेम फॉर्मूला है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी या बराबर सी बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 है, तो यहाँ देखिए ये ए का मान क्या हो जाएगा के, बी का मान कुछ नहीं है तो 1, और सी के जगह ये हो जाएगा, ए के जगह ये हो जाएगा, बी के जगह ये होगा और सी के जगह ये होगा। जब दो दो समीकरण हो इस तरह लिखा हुआ, तो समीकरण 1 है तो यहां हम लोग लिखते हैं a1, क्या लिखते हैं a1, a1 बराबर क्या हो जाएगा k, b1 बराबर 1 और c1 बराबर 1। उसी प्रकार आइए a2 बराबर क्या हो जाएगा k प्लस 1, b2 बराबर क्या हो जाएगा 2 और c2 बराबर 3। लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है मालिक किसके लिए बनाना है बताइए, तो कोई हल नहीं है, किसके लिए, कोई हल नहीं है। आपको पता है कोई हल नहीं है का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे प्रश्न से कोई हल, कोई हल नहीं है। इस स्थिति में, इस स्थिति में क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ये फॉर्मूला होता है, इसी पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं a1 का मान कितना है k, तो यहां क्या हो जाएगा k बाई, और a2 का मान क्या है, तो k प्लस 1 बराबर b1 का मान कितना है 1/2। k का मान निकालना है तो बराबर नहीं वाले से कोई मतलब नहीं रखना है मेरे प्यारे। अब देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2k बराबर k प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां देखिए 2k, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा 1, अर्थात 2k में से एक के चला गया, क्या हो जाएगा k बराबर 1। तो कह रहा है कि k का मान ज्ञात करें किस स्थिति में, जब इस समीकरण का कोई हल नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैथ से डरना नहीं है, ठीक है, एकदम फाड़ के लिखना है, एकदम मजे से लिखना है, एकदम एग्जाम में 90 प्लस 95 99 100 एकदम लाना है तो लाना है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करें। ठीक है, कोई दिक्कत क्वेश्चन में, पर है 4 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। चलिए कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आपके साथ है किशोर सर मोतिहारी वाले। देखिए यहां क्वेश्चन है 4 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, चलिए 4 tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, क्यू रहेगा तो क्यू कर देंगे। cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। देखिए मेरे प्यारे यहां दोनों सेम चीज है, एक प्लस में है एक माइनस में है, वर्क करके घटाएं या ऐसे भी घटा सकते हैं इसको, ये खत्म। ये क्या हो जाएगा 4 × 1 = 4, ये आपका आंसर हो गया। कितना छोटा है, यूं करके निकल गया ना जी क्वेश्चन। बोलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन है मेरे मालिक, समीकरण एक लिखा हुआ है समीकरण है
x प्लस 1/x बराबर 3, कॉमा है x बराबर नहीं है 0 के, मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मूल ज्ञात, मूल को ज्ञात करें। समीकरण है x प्लस 1/x बराबर 3, जहां x जीरो नहीं है, जीरो नहीं है आपका 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं होगा। इस स्थिति में इसका क्या निकालना है? मान निकालना है। ठीक है, चलिए दिया हुआ है, क्या लिखेंगे? x प्लस 1/x बराबर 3। ठीक है, यहां ऑब्लिक का साइन देंगे, बटा पर का यहां जोड़ करेंगे, क्या हो जाएगा? x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3, कुछ नहीं तो बाई 1, तिरछा तिरछी आप गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3x। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर, अब इसको इधर लाइए, इधर -3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका क्या ज्ञात करना है? मूल। ठीक कर लेते हैं कि मूल की प्रकृति कैसा है। ठीक है, वास्तविक है कि अवास्तविक है, ये चेक कर लेते हैं। तो यहां एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1 बराबर 0, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में आपको पता है छठ एक महान पर्व है, जहां काफी श्रद्धा भक्ति से छठ पर्व मनाया जाता है। और छठ में ये वीडियो बन रहा है, फिर इसके बाद से आपको छठ बाद टोटल वीडियो सब कुछ मिलेगा आपको इस बैनर तले किशोर कोचिंग क्लासेस के। चलिए अब आगे हम देखते हैं, ये जो है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आप देख रहे हैं ए के जगह कुछ नहीं, अर्थात क्या है? 1 साइलेंट है। बी के जगह देखिए क्या है? -3 है, और सी के जगह क्या है जी? 1 है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac। अब देखिए बी का वैल्यू है -3 का स्क्वायर, 4, ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है 1। अब इसको दो बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। 3 को दो बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। और 4 गुना 1 गुना 1 गुना करेंगे कितना होगा? 4, अर्थात डी बराबर कितना आ गया? 5। देखिए डी का मान 0 नहीं आया, अगर डी का मान 0 आता तो क्या होता? इसके बराबर मूल होते। अगर डी का मान अगर माइनस में आ जाए, इस स्थिति में ये जो हल होंगे वो क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो हम लोग डी निकाले थे, डी बराबर कितना था? 5 था। ठीक है, और डी बराबर कितना है जी? 5 है। ठीक है, और ए का मान 1 है, बी का मान, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए बराबर कितना था जी? 1 था। ए बराबर कितना था? एक बार चेक कर लेता हूं। ए बराबर 1 है, बी बराबर -3 है। चलिए मेरे प्यारे, ए बराबर 1, बी बराबर -3 और सी बराबर 1 है। अब आपका क्या निकालना है? मूल। यहां आप लिख सकते हैं डी का मान जो है डी इज ग्रेटर देन 0, अतः इसके जो हल होंगे वो क्या होंगे? वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक हल होंगे। कैसे हल होंगे? वास्तविक हल होंगे। ठीक है, अब मूल के लिए फॉर्मूला है, क्या होता है जी? एक्स बार इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। अब देखिए यहाँ एक्स बार इक्वल टू माइनस, बी का ऑलरेडी मान माइनस में है, प्लस माइनस, और डी का मान कितना है जी? 5 था। अब बाई 2 ए का वैल्यू कितना है? 1। अब x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस माइनस ये √5/2a।
अब आप इसको लिख सकते हैं एक बार, x बराबर 3 प्लस रूट अंडर 5/2, और एक बार लिख सकते हैं x बराबर 3 माइनस रूट अंडर 5/2। यही इसके मूल होंगे। क्या होंगे? यही इसके मूल होंगे। अर्थात आप लिख सकते हैं, इसलिए मूल x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट अंडर 5/2 कॉमा 3 माइनस रूट अंडर 5/2। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन है। एक घनाभ की लंबाई कॉमा चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः कितना है जी? क्रमशः 26 मीटर कॉमा 14 मीटर कॉमा कितना है 6.5 मीटर हो, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, चलिए कर एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः, क्रमशः देने से क्या है कि जो जैसे क्रम में लिखा गया, लंबाई तो कितना हो जाएगा 26, चौड़ाई कितना हो जाएगा 14, और ऊंचाई कितना हो जाएगा 6.5। हम लोग को इसको क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक घनाभ का फिगर बनाते हैं, यहां लिखेंगे दिया हुआ है। सबसे आसान सब्जेक्ट होता है मैथ्स, वैसे भारी तो कुछ होता नहीं है, फिर भी बच्चे को डर लगता है, क्यों क्या पता। ठीक है, ये घनाभ हो गया। देखिए लंबाई कितना दिया है इसका? 26 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर, और ऊंचाई है 6.5 मीटर। लिखेंगे घनाभ की लंबाई अर्थात L बराबर कितना हो जाएगा? 26 मीटर। घनाभ की चौड़ाई अर्थात B बराबर कितना हो जाएगा? 14 मीटर। घनाभ की ऊंचाई अर्थात H बराबर कितना हो जाएगा? 6.5 मीटर। अब क्या आपको निकालना है प्रश्न में? तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत? आपको पता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 एल का वैल्यू कितना है जी? 26 प्लस 14 इंटू 6.5 मीटर, ये स्क्वायर कर देंगे। तो 2 दोनों को जोड़िएगा तो 6 4 10, 3 1 4 अगुना 6.5। आप इसको गुना करेंगे तो 80 गुना 6.5 वर्ग मीटर। आप इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 80 गुना 6.5, 520। ये आपका आ जाएगा 520 वर्ग मीटर स्क्वायर। 0.5 नहीं नहीं ठीक है, 520। ठीक है, यही घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर कुल कहता तो कुल के लिए क्या फॉर्मूला होता है बताइए? कुल कहे या संपूर्ण कहे, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल।
इस पे रख के आप इसको आराम से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे खींचते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसी बेलन का, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13, नहीं क्वेश्चन नंबर 14 है। किसी बेलन के वक्र पृष्ठीय, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः क्रमशः 264 वर्ग मीटर तथा 396 वर्ग मीटर घन मीटर है। कितना है? 396 396 घन मीटर है। तीन सौ छियानवे घन मीटर है तो बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई ज्ञात करें। क्या करना है? बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई ज्ञात करें। बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तरह किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और, चलिए इसको देखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है मालिक? अच्छा, आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन बताइए। पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r² कोई दिक्कत? बोलिए। 2 पाई r होता है ना जी, सॉरी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r होता है। अब यहां प्रश्न में कह रहा है कि किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 264 वर्ग मीटर है तथा 396 घन मीटर है तो बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई ज्ञात करना है। यहां बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना है जी? 396 घन मीटर। और बेलन का आयतन होता है मालिक पाई r² बराबर 396। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पाई का मान 22/7, आर नहीं पता है, न ही एच पता है। नहीं पता है ना जी? पाई r² एच बराबर 396 गुना कितना हो जाएगा जी? 7। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। पाई r² एच बराबर 396 गुना 7 बटा कितना हो जाएगा? 22। 22 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है।
396 डिवाइड 22। देखिए इससे ये कट जाएगा 18 बार में। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच बराबर 18 × 7। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलिए अब यहां अगर एच का वैल्यू रख दें तो ये क्या हो जाएगा? 18 × 7 बटा आर का स्क्वायर ये होगा। इसको समीकरण 1 कर लेते। पुनः बेलन का क्या है जी? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है जी? 264 वर्ग मीटर। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर 264। ठीक है, अब देखिए 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान नहीं है तो आर को आर रहने देंगे और एच का मान है 18 × 7 बटा आर स्क्वायर बराबर 264। देखिए एक आर से ये खत्म, 7 से 7 खत्म। सब खत्म हो गया जी, नहीं है। अब ये आपका हो जाएगा 2 × 22 × 18 बटा आर बराबर 264/1। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। ये आपका हो जाएगा 264 × बराबर हो जाएगा 2 × 22 गुना कितना हो जाएगा जी? 18 हो जाएगा। अब ये r बराबर हो जाएगा 2 × 22 × 18 बटा 264। कटा दीजिए 264 भागा 22, ये कट जाएगा इससे 12 बार में। 2 से कटाइएगा ये कट जाएगा 6 बार में। 2 से कटाइएगा ये कट जाएगा 3 बार में, अर्थात r बराबर 3 आ गया। क्या आ गया? 3। अब h का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से h बराबर हो जाएगा 18 × 7 बटा r का स्क्वायर है, अर्थात h बराबर 18 × 7 और 3 × 3। 3 से कट जाएगा ये 6 और 3 से कट जाएगा ये कितना हो जाएगा? 2। तो h बराबर 7 दूना 14। देखिए त्रिज्या जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी और ऊंचाई जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसकी त्रिज्या एवं ऊंचाई ज्ञात करें। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा बोर्ड को हम लोग साफ कर लें, काफी गंदा दिख रहा है। अरे अरे अरे, चलिए क्लियर कर दिया जाए। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या, लिखते हैं किसी शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितना है मालिक? तो 7√7 है। 7√7 क्या है? सेंटीमीटर है। एवं ऊंचाई, ऊंचाई कितना है जी? 21 सेंटीमीटर है। तो
शंकु का आयतन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? शंकु का आयतन ज्ञात करें। आयतन ज्ञात करें। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या कितना है? 7√7 है, ठीक है, और इसकी हाइट जो है, ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन क्या होगा? ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन बहुत मस्त था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं। तो दिया हुआ है, फिगर है, फिर भी बनाने में मजा आता है। चलिए, हो गया है। इसकी त्रिज्या, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं एच, और इसको बोलते हैं एल। ये क्या है? शंकु है। यहां लिखेंगे शंकु की त्रिज्या आर बराबर 7√7 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई एच बराबर कितना है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर व्हाट? प्रश्न से शंकु का आयतन क्या होता है जी? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है जी। चलिए, अब शंकु के आयतन का निकालते हैं। इसका 1/3 पाई का मान होता है 22/7, और आर स्क्वायर है तो 7√7 और एच का मान कितना हो जाएगा? 21। ये जो मान आएगा, ये क्या आएगा? घन सेंटीमीटर में। कटा लेते हैं ये। ठीक है, चलिए 7 से कट जाएगा 3 बार में। 3 से ये 3 खत्म। ये 22 गुना 7 में 7 से गुना करें कितना हो जाएगा जी? 49। और √7 में 7 से कितना हो जाएगा? 7। सबको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 22 गुना 49 गुना हो जाएगा 7546। ये आपका हो जाएगा 7546 घन सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये 15 रहा। कुछ नहीं है, इसमें त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है? शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, आयतन निकालना है। बस वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रख देंगे, कटा लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दो अंकों वाली एक संख्या, दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का योग, अंकों का योग। काफी मस्त क्वेश्चन है। अंकों का योग कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, संख्या में 9 जोड़ दें, तो संख्या के दोनों अंक, तो संख्या के दोनों अंक पलट जाते हैं, उलट जाते हैं।
संख्या के दोनों अंक क्या हो जाते हैं, उलट जाते हैं। तो इन कथनों को समीकरण के रूप में लिखने, किसके रूप में लिखें, समीकरण के रूप में लिखें। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 9 जोड़ दें तो संख्या के दोनों दोनों छूट गया क्या जी, संख्या के दोनों अंक उलट जाते हैं, या अंक छूट गया है, दोनों अंक उलट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों अंक उलट जाते हैं। इन कथनों को समीकरण के रूप में लिखना है। चलिए कोई एक छोटा उदाहरण लेते हैं, जैसे मान के चलिए 15। इसमें आप देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं, इकाई। और इसको क्या बोलते हैं, दहाई। क्या बोलते हैं, दहाई। ठीक है, इकाई अंक कितना है 5 और दहाई अंक कितना है 1। अब इससे संख्या आप लिख सकते हैं, इकाई अंक बराबर 5 और दहाई अंक बराबर 1। तो संख्या क्या होगी जब दो अंकों के लिए, तो इसके लिए के ट्रिक है 1 गुना इकाई प्लस 10 गुना दहाई। आप लोग पढ़े होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा वगैरह। इसी पे हम लोग को बेस मान के इसको बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें मान लीजिए, माना कि दो अंकों वाली संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक 1 है, और दो अंकों वाली संख्या का दहाई अंक क्या है, दहाई अंक क्या मान लिए y है। तो संख्या क्या बनेगा, तो संख्या बनेगा x प्लस 10y। यही ना होगा जी संख्या। ठीक है, लेकिन यहां कह रहा है दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग। अगर हम इससे पहले एक उदाहरण लिए थे 15, क्या लिए थे 15। इसमें देखिए, इस दोनों अंकों का योग कितना होगा 6। अगर आप लेते हैं 27, तो इसके अंकों का योग क्या होगा बताइए कमेंट्स करके, क्या होगा 9। अगर लेते हैं अगर 16, तो इसके अंकों का योग कितना होगा 7। तो यहाँ एक अंक है x, दूसरा अंक क्या है y। ठीक है, इसके अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा, सिर्फ समीकरण के रूप में x प्लस वाई बराबर 9। पहला ये समीकरण के रूप में कह रहा है, समीकरण एक फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न में, क्या कह रहा है कि यदि संख्या में 9 जोड़ दें, ठीक है, तो संख्या में क्या कर दें, 9 जोड़ दें, तो संख्या के अंकों जो होते हैं, संख्या के अंक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उलट जाते हैं। आइए पुनः प्रश्न सी। अब संख्या में क्या जोड़ना है, केट्री कहता है संख्या प्लस 9 जोड़ने को कह रहा है। तो संख्या उलट जाता है, यही ना हो जाए, उलट जाता है, बोलिए होगा। देखते हैं, तो संख्या हम लोग क्या निकाले हैं, संख्या हमारा क्या है x प्लस 10y। क्या है, x प्लस, अब उलट जाएगी संख्या, तो उलट जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो y है वो x हो जाएगा, जो x है वो y हो जाएगा। अर्थात 10 गुना क्या हो जाएगा इकाई, या छोड़िए, संख्या अगर बनाएंगी तो क्या हो जाएगा, कौन सी संख्या, तो उल्टी हुई संख्या। कौन सी संख्या, तो उल्टी संख्या।
अब यहां देखिए इकाई अंक x माने है, दहाई अंक y है, तो उलट जाएगा इकाई अंक y दहाई अंक x। तो संख्या बनाने का तरीका बताए हैं, 1 गुना इकाई, तो इकाई क्या हो जाएगा y प्लस 10 गुना दहाई, अर्थात क्या हो जाएगा 10 इंटू वाई। इसी चीज को यहां क्या लिखेंगे, x प्लस 10y बराबर y प्लस 10x होगा जी। बोलिए, यही ना कर रहा है जी। कर रहा है, यदि संख्या में 9 जोड़ दे तो संख्या के अंक, संख्या के दोनों अंक उलट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों अंक उलट जाते हैं। संख्या में 9 हम लोग जोड़ना छोड़ दिए हैं, प्लस सब में क्या हो जाएगा 9, प्लस सब में 9। अब देखिए x प्लस 10y प्लस 9, इसको इधर लाएंगे तो माइनस वाई माइनस 10x हो जाएगा जी, बराबर 0। अब देखिए x में से 10x जाएगा तो माइनस 9x, 10y में से 1y जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 9y, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9। अब यहां देखिए माइनस आ गया, सारे चिन्ह को बदल दिए, 9x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा 9। ये हमारा क्या हो जाएगा 9x प्लस 9y, कॉमन भी कर सकते हैं यहाँ। अगर हम लोग कॉमन कर दें तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 9/9 कट के कितना हो जाएगा 1, अर्थात क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। ये आपका दूसरा समीकरण है, और है सिर्फ समीकरण के रूप में छोड़ देना है। तो एक समीकरण आ गया, कितना है जी, एक समीकरण ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण युग्म, अगला जो क्वेश्चन है, समीकरण युग्म √2x प्लस √3y बराबर क्या है जी 0, तथा √3x माइनस √8y बराबर कितना है जी 0 को करा कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करें, से हल करें। आपके एग्जाम में 2 विधि दे दिया है, आपको कौन सी विधि पसंद आ रही है ये आप पे डिपेंड करता है। कि एक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 0 है, √2x प्लस √3y बराबर 0 है, दूसरा है √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन या कौन सी विधि, विलोपन विधि से। अब आपको एग्जाम में कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहां लिखेंगे दिया हुआ है, पहला है हमारा √2x प्लस √3y बराबर क्या है 0, समीकरण 1। दूसरा है √3x माइनस √8y बराबर कितना है जी 0, समीकरण 2। आप यहां देखेंगे 2 समीकरण है। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक समीकरण का मान निकालकर और उसको क्या करते हैं दूसरे में रखते हैं, यही ना करते हैं जी। तो यहां लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, कौन से विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। आइए अगर समीकरण 1 से आते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा √2x प्लस √3y बराबर 0, ठीक है जी। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं √2x बराबर माइनस √3y होगा जी। ये गुना उधर जाएगा क्या हो जाएगा भागा, x बराबर माइनस √3y,
अब बटा क्या हो जाएगा √2 समीकरण 3। अब इसी समीकरण 3 का मान आप किस में रखेंगे 2 में। अगर यहां 2 से बनाते तो किस में रखते 1 में। यहां लिखेंगे समीकरण 3 का मान किस में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 हमारा है √3x माइनस √8y बराबर 0 है जी। अब देखिए x का मान हमारा कितना है, यहां √3 इंटू इसका x का मान है -√3y। अब y कितना है जी √2 माइनस √8y बराबर क्या है 0। इस दोनों को गुना करेंगे √3 में, √3 से √9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो ये क्या लिख देंगे -3y बाई √2 माइनस √8y/1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस दोनों का लॉसा लेंगे तो क्या हो जाएगा √2 ये माइनस √3y। अब 1 में √2 से गुना करेंगे √16 और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा जी, चलिए लिख देते हैं 16y बराबर 0। अब ये हो जाएगा -3y माइनस क्या हो जाएगा 16 का 4 बाई √2 बराबर क्या हो जाएगा 0, कुछ नहीं तो बाई 1 होगा जी। चलिए आगे देखते हैं। आपको पता है 4 और 3 कितना होता है जी, तो -7 बाई √2 बराबर 0/1। क्रॉस गुना करेंगे -7y बराबर क्या हो जाएगा 0, y बराबर 0/-7। 0 क्या कहता है अगर आप किसी से भाग करो तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इस y का मान किस में रख देंगे समीकरण 3 में रख देंगे, y का वैल्यू आ गया। अब आते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से 3 हमारा है x बराबर है -√3y बाई कितना है जी √2 x माइनस और √3 y का वैल्यू क्या है 0/√2। बताइए 0 कहता है किसी में मल्टीप्लाई करो क्या कर देंगे जी 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। आप देख रहे हैं x का मान भी क्या आ गया 0 और y का मान भी क्या आ गया 0। आप चाहें तो x और y किसी से बना सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में हमें बताएं, या अगर इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन रहा कि हाँ कि ये समझ में नहीं आया, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। हम आपकी समस्या प्रॉब्लम आपको बहुत जल्द क्या करेंगे उसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आप सभी को अग्रिम छठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए जोश के साथ छठ बाद। ओके।